G20 की बैठक सफलतापूर्वक बेहतर तरीके से संपन्न हुई और उसके सभी कार्यक्रम, सभी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। और सबसे बढ़िया बात थी कि कई सारे एग्रीमेंट हुए जो भारत और तमाम अन्य साथी देशों के लिए काफ़ी बेहतर है। और दिल्ली का जो घोषणा पत्र जारी हुआ वो कंसेंसस का था। ऐसे बड़े फोरम का कार्यक्रम इस लिहाज से शायद बहुत महत्वपूर्ण होता है कि विश्व पटल में कूटनीतिक तौर पर, अपनी आर्थिक शक्ति के तौर पर, अपने प्रोग्राम्स के तौर पर, अपनी एक प्रतिभा दिखाने का एक आपके पास मौका मिलता कि भारत के देश में क्या हो रहा है, उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, और वो अपने आप को आप एक शोकेस भी करते हैं। साथ ही जब आप उसके साथ एक विज़न और मिशन भी रखते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो एक अलग उसकी आभा बनती है। ये एक बहुत सामान्य सी व्याख्या है जिसकी चारों तरफ बातचीत हो रही है, लेकिन मैं इससे थोड़ा और आगे डीप एनालिसिस में आज जाऊंगा कि इस बैठक का भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। एक दो जो बड़े एग्रीमेंट हुए हैं जिसमें एक रेल सी कॉरिडोर बनेगा, उसका एग्रीमेंट हुआ है। सऊदी अरब के साथ करीब 1.5 दर्जन MOU साइन हुए, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है जो अंडर सी ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो शायद हमारे पड़ोस के बड़े मुल्क को एक चिंता के सबब हो सकते हैं, क्योंकि एक नई दिशा खुल रही है व्यापार के लिहाज से भी और कूटनीति के भी लिहाज से। इन्हीं सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक आध सवाल इस पर भी ज़रूर रखूँगा लेटर शो में कि बहुत सारे घरेलू फ्रंट पे इसकी जो आलोचना की जा रही है वो थोड़ा सा कई बार असहज लगता है कि आप ऐसे मौके पर इतने सफल कार्यक्रम की जो आलोचना कर रहे हैं, क्या वो जायज़ है कि नहीं है। बहरहाल शुरुआत इसी से करेंगे हम लोग कि इसका महात्म क्या है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उससे शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट विवेक काटजू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिल पद्मनाभन जी हैं, साथ ही जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी जुड़ेंगे, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और BBC हिंदी के संपादक रह चुके शिवकांत शर्मा जी भी जुड़ेंगे। आप सब लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है। विवेक सर, G20 एक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और कई सारे इसमें एग्रीमेंट हुए। भारत के लिहाज से इस इवेंट की सफलता और जो कार्यक्रम हुए उसको आप कैसे देखते हैं, वो हमको इम्पोर्टेंस के तौर पे समझाइए सर। देखिए, बाली का जो दस्तावेज था, घोषणा पत्र था, उसमें यूक्रेन युद्ध के बारे में जो पैराग्राफ्स थे उनको रूस और चीन ने नकार दिया था। और अब भारत ने जब अध्यक्षता संभाली इसकी और पूरी मीटिंग्स हुई हर क्षेत्र में, हर सब्जेक्ट पर, तो उसमें ये एक विवाद बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए ये शंका थी कि अब एक कॉमन घोषणा पत्र जारी करना मुश्किल हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि भारत की राजनय की एक ये बहुत बड़ी सफलता है, और इसमें मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का तो रोल रहा ही है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि विदेश मंत्रालय, हमारे डिप्लोमेट्स और ख़ास तौर से जो रोल बिहाइंड द सीन्स ही विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अदा किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। उसके साथ साथ शेरपा अमिताभ कांत साहब का भी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा, क्योंकि फ्रंट लाइन्स पे तो वो ही थे। लेकिन जो बैक पे काम हुआ होगा, मैं डिप्लोमेट रह चुका हूं और जानता हूं कि बैक पे बहुत काम होता है, टेलीफोन लाइन्स वर्क करी जाती हैं, तो उसमें जयशंकर जी का एक रोल जरूर रहा होगा और बहुत बड़ा रोल था उनका। और अपने उनका वो बहुत ही कुशल, राजनय में बहुत कुशल हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, विदेश मंत्री हैं, तो 5 साल 4.5 साल हो गए। हम लोग सब उनको, जो हम डिप्लोमेटिक सर्विस में थे, वो हमारे साथी हैं थे।
तो उनकी योग्यता पर तो कोई भी प्रश्न नहीं था, लेकिन आज के दिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो बहुत ही सफल विदेश मंत्री भी हैं। इस लिहाज से एक ये, दूसरा भारत ने जो एक कोशिश की कि वो एक ग्लोबल साउथ या जो पहले विकासशील देश कहलाते थे उनका प्रतिनिधित्व करे, उसमें भी काफी हद तक भारत को एक सफलता मिली। हाँ, भारत के सामने मुश्किल जरूर है, क्योंकि मैं जैसे कई बार आप ही के शो पे कह चुका हूं कि भारत इस वक्त ट्रेड यूनियंस का भी सदस्य है और मैनेजमेंट का भी है, तो उसमें एक मुश्किल है। और तीसरी चीज, मेरा मानना है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाना भी एक बहुत ही इमेजिनेटिव कदम था। इससे हमने जितने भी अफ्रीका के 54-55 देश हैं उनको बहुत प्रभावित किया कि भारत ने उनकी तरफ से आवाज उठाई और सफल हुआ उनको विश्व के इस बहुत ही मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की नजर से तो सबसे बड़ी जो संगठन है, सबसे महत्वपूर्ण है संगठन, उस संगठन का उसने उनको सदस्य बनाया। तो ये तीन चीजें तो साफ है। और एक और चीज, लॉजिस्टिक्स जिस तरह से इसका चला वो बिल्कुल फ्लॉलेस था। कि हम पहले भी सम्मेलन कर चुके हैं, नॉन अलाइंड सम्मेलन हुए हैं, चोगम की मीटिंग हुई है, उसमें हमें कभी भी चूक नहीं रही। और इस बार भी हमारे जो मैनेजर्स थे जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी भी वो कुशल रहे और वो भी मुबारकबाद के हकदार हैं। जी अनिल सर, आपने कैसे देखा? इसमें कई सारे आर्थिक फैसले भी मतलब समझौते के तौर पर, जैसे बायोफ्यूल अलायंस बड़ा एक फैसला मुझे लगता है, और कई सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर के संदर्भ में फैसले लिए गए, फिर सऊदी अरब और उनके बीच में आज हालांकि वो उसका पार्ट नहीं था, अलग से बहुत सारे डिसीजन हुए, लेकिन असर कह सकते हैं आपकी, चूंकि वो उसी के संदर्भ में। आप कैसे देखते हैं सर इस पूरी मीटिंग से जो आउटकम निकल के आया? अनिल सर, अनिल पद्मनाभन सर। वो सॉरी, आपका ना ऑडियो ठीक नहीं है, आप फिर सवाल पूछेंगे, मुझे ठीक से आवाज नहीं है। मैंने कहा ये जो बैठक हुई इसमें कई सारे इकोनॉमिक डिसीजंस भी देखने को हमें मिले, कई सारे अलायंस बने, कई सारे कॉरिडोर के समझौते हुए, सऊदी अरब के साथ अलग से कई सारे हुए। आप कैसे देखते हैं इस पूरी बैठक के आउटकम को इंडिया के संदर्भ में खास तौर पे? नीरज जी, विवेक जी ने तो पहले एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे समझा ही दिया हमें कि कितना महत्वपूर्ण था ये जो समिट अभी जो कंक्लूड हुआ। लेकिन आपने जो उदाहरण दिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो G20 के नीचे एक अम्ब्रेला के नीचे हुआ, लेकिन G20 का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो G20 का हिस्सा है, जो एक बहुत ही बड़ा विषय है जिसको उतना हेडलाइन नहीं मिल रहे हैं जितना मिलना चाहिए, वो है कि जो भारत का जो एक डिजिटल इकोनॉमी का जो एक फ्रेमवर्क है, एक आर्किटेक्चर है, एक तरीके से यूनिक है। जो हमारे आधार है, यूपीआई है, ओकन है, कोविन है, ये सब एक यूनिक कॉन्सेप्ट है भारत का, कि इसको हम कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये जो एक डिजिटल हाईवे बनाया है भारत ने, जो पब्लिक है, जिसपे आप प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसके ऊपर आप कोई भी जैसे गाड़ी चला सकते हैं। हाईवे पे आप गाड़ी चलाओ, घोड़ा चलाओ, साइकिल चलाओ, सब चला सकते हैं। तो ये जो एक ढांचा जो भारत ने बनाया, इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पिछले हमने 10-12 साल, जब से आधार लॉन्च हुआ 2009 से, हम इसके उदाहरण देखते आए हैं। 2014 के बाद इसकी एक तरफ से एक्सेलरेशन हुआ। तो आप इसके थ्रू, हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, गरीबी में मतलब जो रेखा से उठाया लोगों को, एक उदाहरण वो है। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है कि 550 करोड़ 51 करोड़ लोगों के को बैंक अकाउंट मिले इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हुए। तो ये जो हमारा आर्किटेक्चर है, अब ये G20 में एक्सेप्ट हो गया है।
अब G20 ने इसको एक तरीके से ग्लोबली एक टेम्पलेट के आधार पे अपना लिया है। अब ये नॉर्मल मेक इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है, ये मेक इन इंडिया आइडिया है। ये पहली बार है कि भारत का एक आइडिया जो है दुनिया में एक्सेप्ट हो गया है। एंड अब हर देशों में अब ये जो निर्णय रहा है, ये तो एक तरीके से एक वैलिडेशन रहा है। बट अपने इंडिपेंडेंटली भारत इसका प्रचार काफी टाइम से कर रहा है। करीब 16 देशों ने इसका एक ढांचा अपना भी लिया है, एक पायलट प्रोजेक्ट की तरफ से। लेकिन अब G20 के एंडोर्समेंट से ये और बात फैलेगा, तो एक तरीके से भारत ने अपना एक इतिहास में, दुनिया के इतिहास में अपना एक यूनिक रचना कायम की है ये शनिवार के निर्णय से। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें मैंने सुना था कि शायद उन लोगों को यूज़ करके भी बताया गया कि आप इस फ़ोन से अपना करवर के देखिए, तो उन लोगों ने देखा भी। और ये एक्चुअली ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लोग डोमेस्टिकली पता नहीं क्यों उतना रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, डिजिटल वाला 50 करोड़। अरे जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि पिछले 9 सालों में अगर 50 करोड़ जनधन अकाउंट के खाते खुले हैं, तो उससे पहले तो हमारी मतलब बहुत बुरी स्थिति थी क्या बैंकिंग की? हम लोग क्या करते थे? इतने बड़े बड़े 3600 सरकारी और 2-3 दर्जन प्राइवेट बैंक, ये सब करते क्या थे? नीरज जी, इसका कारण अभी जो भी होगा कि मतलब एक तरीके से पब्लिक पॉलिसी का फेलियर कहा जाए, जो भी कहा जाए, पर फर्क पड़ा है आधार। आधार जब 2009 में लॉन्च हुआ, 2010 में सबके हाथ में आया, सेंसस में हम सबको मिला एक आधार, और 2010 से 2014 तक उसको एक तरीके से प्रिवेसी का जो उस दलदल में फंस गया, तो कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल क्लियरेंस आया 2015-16 में, तो उसके बाद में इस तरीके को अपना लिया, एक लीगल फ्रेमवर्क दिया गया। उसके पहले लीगल फ्रेमवर्क नहीं था। अब आधार क्या करता है, आपका जो, अब सोचिए 2009-10 के पहले आपको हमें भी अगर बैंक अकाउंट खोलना हो तो आइडेंटिटी का प्रॉब्लम होता है, वो बैंक वाला किसी रिकमेंडेशन मांगेगा, किसी का कोई इंट्रोडक्शन मांगेगा, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी में डाउट था। 2009-10 के बाद आइडेंटिटी साफ हो गया, और 15-16 के बाद जब से लीगल ढांचा आया, एक लेजिटिमेसी आया, तो इसको KYC, नो योर कस्टमर जो कहते हैं, वो पूरा एक दो क्लिक से उसका हिसाब हो गया। तो KYC जो आया, उसके बाद ये जनधन जब प्रोग्राम लॉन्च हुआ, KYC का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए मैंने पूरा उदाहरण दिया डिजिटल फ्रेमवर्क का। तो आधार है, अगर आप कोई कारण ढूंढना चाहते हैं, आधार से ही फर्क पड़ा है। जनधन, आधार और मोबाइल, जैम, ये जो जैम की ट्रिनिटी है, इसने भारत को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये एकदम प्रैक्टिकल है, सच है, डेटा में है, कोई भी जाके इसको टच फील करके अनुभव कर सकता है। तनेजा जी, अगर आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए एक बढ़िया सा पत्र लिखना है इस पूरे इवेंट पर, क्या हाईलाइट करेंगे सर आप? देखिए, जो मेरे को पैनलिस्ट ने कहा बिल्कुल सही है, तो उससे दोहराना का कोई जरूरत नहीं, लेकिन इतना जरूरत शुरुआत में कहूंगा कि हमारे विदेश मंत्रालय ने और हमारे जितने डिप्लोमेट्स हैं, और पूरी रात जाग करके, कुछ हमारे डिप्लोमेट्स भाई हैं और बहनें हैं जो 3 दिन से सोए नहीं है, पूरी रात जागे हैं। सुबह उठ के जो हम देखते थे कि ये क्या हो गया, खासतौर से जो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, उसमें मुझे सुनाई में आया है कि हमारे 13 ऐसे डिप्लोमेट थे जिन लोग पूरी रात जागे हैं, उनमें से 5 तो ऐसे हैं जो 3 दिनों से सोए नहीं थे। और सुबह 4 बजे जब एग्रीमेंट हुआ है, तो उस पर भी काफी काम हुआ। उसके बाद 6 बजे जाके वो फाइनल हुआ सुबह। तो हमारा विदेश मंत्रालय ने वो काम किया है जो बिल्कुल हर व्यक्ति को वहां पे पूरे देश की तरफ से जो हम लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए, और विदेश मंत्री और जो प्रधानमंत्री की टीम है उनको तो खैर कहना ही है। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, जो ग्लोबल नॉर्थ जिसको हम बोलते हैं, जो धनी देश है, इनकी आबादी है लगभग 1 अरब और 40 करोड़। पूरी दुनिया के अंदर नीरज जी जितने भी एजेंडा सेट होते हैं हर चीज का, वो ये सेट करते थे। ग्लोबल नैरेटिव क्या होगा, चाहे वो क्लाइमेट को हो जाए, एनर्जी ट्रांजिशन को हो जाए, किसी भी, यही सेट करते हैं। तीसरा, कुल मिलाकर के यूक्रेन में जो कुछ हुआ, पूरी दुनिया का क्या नजरिया होना चाहिए, कोशिश इनकी ये होती है जो उनका नजरिया है उसको दुनिया एक ग्लोबल नजरिया मान ले, स्वीकार करे। ये पहली बार हुआ है कि G20 जो आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, यूनाइटेड नेशंस तो है ही है, लेकिन G20 एक आंदोलन है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच है जहां खुल के बातें होती हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है।
और G20 जो इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है, उसके अंदर भारत ने ये दिखाया और करके दिखाया कि ग्लोबल एजेंडा, जिसको ग्लोबल हाई टेबल बैठते हैं को बोलते हैं, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। जिस हिसाब से अफ्रीकन यूनियन को वहां लाया गया, अगर यूरोपियन यूनियन धनी देशों की हो सकती है तो गरीब देशों की अफ्रीकन यूनियन क्यों नहीं? और भारत उनको लेकर के आया। जाहिर है पूरा अफ्रीका गदगद है, 35 देश हैं और 1 अरब और 60 करोड़ उनकी आबादी है, उनको भारत लेके आया। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ठीक है, चीन भी दावा करता है, रूस भी दावा करता है, टर्की भी करता है, ब्राजील भी करता है, लेकिन भारत ने करके दिखाया। तो जो मेरा नजरिया है कि पहली बार हुआ है ये जो पूरा एक तरीके का तंत्र बना हुआ था या मोनोपोली थी या दादागिरी थी, ये जो धनी देश हैं ग्लोबल नॉर्थ, यही ग्लोबल एजेंडा तय करेंगे, यही नैरेटिव सेटअप करेंगे, यही चाहेंगे कि भाई दुनिया में जो भी घटना हुई उसको कैसे देखा जाए, ये तय करेंगे। और इनके बड़े बड़े अखबार हैं, इन ज्यादातर ग्लोबल जितनी भी न्यूज एजेंसी है वो भी इन्हीं के हैं, चैनल भी इन्हीं के, इनके चैनल कुछ बोल देते हैं तो माना जाता है बाइबल हो गई, गीता हो गई, मानो इसको चुनौती दी गई। चुनौती भारत ने दी और इस तरीके से दी कि वेस्ट पश्चिम के या अमीर देशों को बुरा नहीं लगा। मैं यूक्रेन का उदाहरण आपको देता हूं। यूक्रेन का वो मसला था जिसमें चीन को पक्का था कि इसको लेकर के तो ये सफल हो ही नहीं पाएगा, G20 दिल्ली का सफल नहीं होगा, कि झगड़ा होगा उसको लेकर के। तमाम भारत में भी कई लोग बोल रहे थे, टीवी पे भी बोल रहे थे, लेकिन पहली बार हमने देखा कि भारत ने उसका एक नजरिया लिया, सबसे कूटनीतिक हमारे डिप्लोमेट्स ने बातचीत करी और पश्चिम के देश को, जो रिच कंट्रीज है, उनको मनाया या जो भी करा कि आप इस पे राजी हों, और वो राजी हुए। और कुल मिलाकर के एजेंडा जो ग्लोबल निकल के आया है यूक्रेन को लेके, ये सब है, वो ऐसा एजेंडा आया जिसमें खाली अमीर देश या इन लोगों की वो नहीं है। रूस भी खुश है, चीन शिकायत नहीं कर पा रहा है, और भारत तो जिसको पंजाबी में बोलते हैं बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा हुआ है। अब प्रश्न ये होता है कि जब ये असली उपलब्धि है, क्योंकि जब तक हम पूरा ग्लोबल एजेंडा सेटिंग, ग्लोबल नैरेटिव सेटिंग, इसको हम चुनौती नहीं देंगे, तो फिर जब तक हमारा नहीं होगा हम बिल्कुल वो बनते हैं फॉलोअर ही रहेंगे। भारत ने करके दिखाया कि अगर आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, आपको कूटनीति जो है उसके लिए आप आगे बढ़ने को तैयार हो, और ग्लोबल साउथ, दुनिया के तमाम विकासशील देश आपके साथ हों, तो आप क्या कर सकते हैं। भारत ने 2 दिन में वो किया है जो कूटनीति का इतिहास याद रखेगा। लेकिन याद रखे कि ये शुरुआत है, लड़ाई लंबी है, यात्रा भी लंबी है। जो भारत ने करा है उसको आगे लेके जाना। और एक बात मैं आखिरी लाइन नीरज जी कहूंगा, हमारे देश के अंदर आपस में मतभेद हो सकते हैं, एक राजनीतिक दल का कोई नजरिया हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है जब G20 जैसा प्लेटफॉर्म हो जहां पूरे भारत की बात हो रही हो, इसको लेकर के हमको एक आवाज में बोलना चाहिए। आपका राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, राजनीतिक दल भी कुछ भी हो, लेकिन ऐसे मसलों पर होना चाहिए। और हर व्यक्ति को, जो हमारी सरकार है, खासतौर से जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, उनको, पूरे देश को, चाहे किसी भी राजनीति, उनको मुबारकबाद देना चाहिए। और मुझे लगता है देश ने वो करके दिखाया है जिसको लेकर हर भारतीय को फक्र होना चाहिए। जी सर, इसमें आऊँगा, एक आध सवाल मेरे मन में है, इस पर पूछूंगा मैं आपसे, लेकिन शिवकांत जी लंदन में रहते हैं, वो वहाँ से बैठ के सब ऑब्जर्व करते हैं, तो पत्रकारों के शेरपा हैं शिवकांत जी मोदी जी के स्टाइल में गए तो उन्होंने वो खान मार्केट में जाके अपना गाड़ दिया, गुरु एजेंडा तो मैं सेट करूँगा। क्या ये सीरियस नोट पे कि भारत ने अपनी पहले करके दिखाया अपनी इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़, जिसका अनिल जी उदाहरण दे रहे थे, और ऐसे बहुत सारे और इकोनॉमिक और सोशियो फ्रंट पे काम किए गए हैं। उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया। और आप चूंकि बाहर बैठे तो मैं आपकी नज़र समझना चाहता हूँ कि क्या भारत ने इस G20 की सम्मेलन की सफलता के जरिए अपनी भारत दुनिया में प्रेजेंस को ऐसे दर्ज करा दिया कि अब एजेंडे में हम भी शामिल हैं, या हम तय कर सकते हैं, या कम से कम आधी दुनिया की आबादी के एजेंडे तो हम ही सेट करेंगे फिर, और मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको अगर आप, जो सबसे बड़ा अधिकृत मंच है इस तरह के विषयों को आगे बढ़ाने का या समस्याओं को सुलझाने का, संयुक्त राष्ट्र, उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो 90 के दशक से आज तक, 90 के दशक में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में बड़े बड़े शिखर हुए। पृथ्वी शिखर से उनकी शुरुआत हुई, उसके बाद सतत विकास का शिखर हुआ, और तमाम तरह के दूसरे सम्मेलन हुए, महिला शक्ति का सम्मेलन हुआ, श्रम सम्मेलन हुआ। तो उन सब सम्मेलनों को देखें ध्यान से आप, तो कभी भी घोषणा पत्र शिखर सम्मेलन के शुरू होते, यानी पहले ही दिन घोषणा पत्र पर सहमति मेरी याददाश्त में नहीं है।
विवेक जी जो है वो ज्यादा जानते हैं, वो अनुभवी हैं, राजनयिक हैं, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि इतनी जल्दी, इतनी आसानी से इसके पीछे काम है। समझौता पहले से हो गया, और वो भी ऐसे वक्त पर जब दुनिया सीधे सीधे दो धड़ों में बटी हुई है। अब माने लेकिन दो धड़े तो हैं। बिल्कुल। एक यूरोप है और अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस और चीन है। तो इन दोनों को एक उस पे लाना, तो भारत ने एक तरह से ये सिद्ध किया है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्था में न होना कितने नुकसान का खेल है ये सारा। क्यों नहीं उस मंच पर भारत है? अगर भारत हो तो भारत अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करके बहुत से ऐसे मसले हैं जिनके हल में मदद कर सकता है। तो एक तो ये जो दावा है भारत ने, ये इस शिखर की सफलता के साथ सिद्ध किया है। दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि साहब इस तरह का माहौल था, भारत जो है वो ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बड़ी तेजी से बढ़ रही है, सबसे तेजी से आगे बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के पास इस वक्त युवा शक्ति है, और माहौल ऐसा बन रहा है कि पश्चिम को, खासकर अमेरिका को और यूरोप को भी चीन के विकल्प की तलाश। तो सारी स्थितियां अनुकूल थी, इसलिए पश्चिम ने सोचा कि चलो ठीक है, भारत की बात मान लेते हैं, और भारत को एक तरह से जो ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट बन के आगे आ रहा है, इसका नेता बनने में भारत की मदद करते हैं, बजाय इसके कि चीन अपना दावा ठोके। और रूस का दावा तो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि वो तो वहां जिस तरह की बगावतें हो रही हैं उसमें उनका ज्यादा हाथ है, बाकी कोई आर्थिक विकास में उतना बड़ा हाथ नहीं है, अफ्रीका की बात करें तो। आप ये कह सकते हैं, पश्चिम में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो अमेरिका और यूरोप की ताकतें ये चाह रही थी, इसलिए उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर वो चाह भी रही थी, अगर परिस्थितियां अनुकूल भी थी, इसके बावजूद भारत अगर कुछ नहीं करता तो कुछ नहीं हो सकता था। तो भारत ने जब से पिछले नवंबर से जब से G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, तब से हर विषय पर, जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं इस वक्त, तो पर्यावरण का विषय हो, बहुपक्षीय विकास बैंकों का विषय हो, वित्त पोषण का विषय हो। देखिए, सबसे बड़ा, तनेजा जी ने एक बात कही कि उत्तर के देशों का दबदबा ज्यादा रहा। G20 को आप देख लें, 25 देश तो यूरोपीय संघ के, 3 को निकाल के, 3 तो वैसे सीधे ही सदस्य हैं, तो 20 देशों में 25 देश यूरोपीय संघ के भी तो थे इसके अंदर। तो एक तरफ वो देश थे, और जो दक्षिण के देश वो मुश्किल से 10 रह जाते थे। अब इसमें अगर अफ्रीका के 55 देश जुड़ गए हैं, तो निश्चित रूप से जो दक्षिण का पलड़ा वैसे हल्का था वो भारी हो गया है। तो दक्षिण और उत्तर का संतुलन जो है वो भारत के प्रयास से कायम हुआ है। तो भारत ने ये सारे विषय उठाए, लेकिन इन विषयों का आगे चल करके अगर समाधान होगा, हल होगा, जैसे जो बहुपक्षीय विकास बैंक है उनमें पैसा कहां से आएगा? पैसा तो भाई उत्तर से ही आएगा ना, पैसा तो यूरोप देगा, अमेरिका देगा, ठीक है, भारत और चीन की तरफ से भी पैसा आएगा, लेकिन ज्यादा पैसा तो उनके पास है। पर्यावरण, अगर आप क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करेंगे तो कसूर उनका है, सब मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जेब तो उनको ढीली करनी है। तो अल्टीमेटली, लेकिन इस बात के लिए भी तर्क के साथ इन सब देशों को तैयार करना और मनवा लेना, ये मुझे लगता है इस वक्त की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इसका सेहरा भारत के सिर पर बंधा है। भले ही वो अमेरिका और यूरोप चाहता हो, उनके चाहने से बंधा है, या भारत के अपने प्रयासों से बंधा है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और ये शुरुआत है, जैसा कि आपने कहा, इससे आगे अभी जो है वो चुनौतियां और हैं और मंजिलें और हैं, जिनको मुझे लगता है भारत पार करेगा। और भारत की तरफ से क्या दे सकता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत ने खुद पेश किया, और वो जो उदाहरण है वो एक समावेशी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है, जो भारत ने खुद, उसका सबसे बड़ा विशेषता इस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं ये मानता हूँ कि प्रॉफिट बेस पे है भारत का। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पश्चिम में भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन वो प्रॉफिट बेस्ड है, प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं, सरकारें नहीं चलाती, वो नो प्रॉफिट वाले नहीं है। तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो अफ्रीका जैसे जो बाकी विकासोन्मुख देश हैं वो बड़े आसानी से उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये भारत की एक बड़ी देन है। तो भारत ने ये पहल की है कि देखिए, हम देने को तैयार हैं, आप भी दीजिए। तकनीक की बात है, स्वच्छ ऊर्जा की बात है, आप वो दीजिए, हम हमारे पास जो है हम वो आपको दे रहे हैं, और दिया भारत है।
जी, ये बहुत ही उन लोगों के लिए चुनौती हो जाएगी कि वो लोग कितना शेयर करते हैं। विवेक जी, ये जो भारत ने अपना वैभव, शक्ति, ताकत और अपने प्रोग्राम्स तो रख दिए सामने, अब इसको अंजाम तक ले जाना या मैन्यूवरिंग जिसको कहे, वो कर पाने में आगे कितनी बात बनेगी? अब ये गिवन फैक्ट है कि करंट सिचुएशन में दुनिया की मजबूरी हो सकती है कि चीन से झगड़ा कर चल रहा है, तो भारत एक स्वाभाविक स्वीकृति है आपके लिए, लेकिन इसके लिए अब हम क्या करें? आपने खुद ही वो माहौल बनाया, तो आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा। लेकिन एग्जीक्यूशन के लेवल पे हम कितना आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं, बाद में फिर धीरे धीरे वो फेड आउट हो जाते हैं। देखिए, आपने जो कहा वो 100% सही। डिप्लोमेटिक रूप से हमारी जो इस वक्त साख है वो बहुत बढ़ गई है दुनिया। ये जो दस्तावेज बना, जो घोषणा पत्र आया, इसमें जिस तरह हमारी डिप्लोमेसी ने काम किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं पहले भी कर चुका हूं। मुझे भी ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि अखबार के जरिए ही सूचना मिलती थी, और अखबार के जरिए जो सूचना मिल रही थी उससे लग रहा था कि बहुत कठिन होगा दोनों लग रही है। एसी दोनों बंद कर देता है यार। मैं बोलूं? हेलो सर, प्लीज कंटिन्यू सर। नीरज जी, मैं क्या कंप्लीट कर सकता हूं या कुछ बाधा है? नहीं, कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू करिए। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा था कि मुझे भी शंका थी कि क्योंकि जो अखबारात में निकल रहा था तो उसमें लग रहा था कि दोनों तरफ से बहुत रिजिडिटी है। मैं एक चीज कहूं, एक पूर्व राजनयिक की हैसियत से, कि हमने जो 8 पैराग्राफ्स बनाए उसमें सबकी बात रख दी, लेकिन इस खूबसूरती से रखी कि किसी को बात चुभी नहीं। जैसे रूस ने कह दिया आप हमें कंडेम नहीं करिएगा, जो बाली में हुआ था, तो हमने कहा कि हम कंडेम नहीं करेंगे, और सब लोगों को मनवा लिया कि आप कंडेम नहीं करिएगा। हाँ, सिद्धांत जो आपके हैं वो हम मेंशन कर देंगे। तो सबको मौका मिल गया कि वो जाके अपने आप को विजयी घोषित कर दे, जो कि एक बहुत ही कामयाबी की बात है, और मैं समझता हूं डिप्लोमेटिक विक्ट्री। लेकिन वो तो अब तो ये बन गया। मेरा अपना अनुभव ये है कि दस्तावेज और घोषणा पत्र एक होते हैं, और वो राजनयिक सफलता की निशानी, लेकिन उनको कार्यान्वित करना, जमीन पे लाना, जो प्रोग्राम उनमें लिखे हैं उनको जमीन पे लाना, वो अलग चीज। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको क्लाइमेट चेंज पे जो 30 साल से दुनिया का अनुभव है उसकी तरफ ले जाता हूं। 1992 में अब जो पश्चिम के देश हैं उन्होंने ये मान लिया था कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर, जो तापमान बढ़ रहे हैं, उसमें उनकी एक हिस्टोरिक जिम्मेदारी है, और जो फॉर्मूला बना था उसके तहत उन्होंने वो जिम्मेदारी स्वीकार ही नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हमारा फर्ज है कि हम अपनी लाइफस्टाइल्स को बदलें, हम अपनी इकोनॉमीज को रिस्ट्रक्चर करें, और हम दुनिया की विकासशील देशों, या जो आजकल ग्लोबल साउथ कहलाते हैं, उनको फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली उनकी मदद करें। लेकिन 30 साल की डिप्लोमेसी एक ही गवाही देती है कि जो भी आश्वासन उन्होंने दिए, उन आश्वासनों से वो हमेशा कम उतरे, उन आश्वासनों को उन्होंने त्यागा। यहां तक कि अब वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है क्लाइमेट चेंज को रोकने, अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए। इसलिए आज के दिन वो ये कह जरूर रहे हैं कि हमें सबका साथ चाहिए, सब,
विकास के लिए सबका साथ चाहिए, जैसे मोदी जी कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। लेकिन इतिहास, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत देखता हूं, थोड़ा अनुभव रहा है राजनयिक का, उस बुनियाद पे मैं कह रहा हूं आपसे कि जो विकसित देश हैं वो अपनी प्रिविलेज्ड पोजीशन आसानी से नहीं छोड़े। और आज के दिन जो सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के सामने है वो है चीन और अमेरिका दो खेमों में बट रहे हैं और उनके बीच में जो कंपटीशन है, तो ये जो हकीकत है इससे हम दूर नहीं जा सकते और उसी के लिए स्ट्रेटजी बनानी है। अनिल सर, मुझे आपसे ये समझना है कि ठीक है, जो BRI के सामने उन्होंने ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात रखी जिसपे सहमति टाइप की एक बन गई है, तो अब जैसे भी विवेक जी कह रहे थे कि वो लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन उतना वो नहीं करते, तो भारत क्या ये जो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं जिस पे आम सहमति बनती है इसको एग्जीक्यूशन लेवल पे ले जाने के लिए दबाव बनाने में सफल होगा, या आपको लगता है कि तब भी वो थोड़ा सा टीला मटोल चलता ही रहेगा? इसका जवाब सही है गलत तो बाद में ही पता चलेगा। हम तो अभी गैस ही कर सकते हैं, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरे अंदाज से इसमें दो तीन चीजें हैं जो इसके हित में हैं। एक तो जो विवेक जी ने अभी समझाया कि जियोपॉलिटिकल रीसेट जो चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच में, और इसमें खेमे में बट रहे हैं। तो दूसरी बात है कि ये जो कॉरिडोर जो बन रहा है ये यूरोप, ये अरब देश और भारत के साथ एक लिंक है, और इसमें आप अरब और भारत देश जो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन्स है, पूरा अरब एरिया में जहां भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनमें अभी सरप्लस ऑयल आया है। तो एक इकोनॉमिस्ट में मैंने पढ़ा था कि उनका अंदाजन है कि $4 ट्रिलियन का प्रॉफिट्स इनके पास आया है। तो और आज मैं ये सऊदी अरब टीम से मिला था, तो उनसे जब बात हुआ तो उनसे समझ आया कि एक तरीके से वो एक फंडामेंटल पिवट कर रहे हैं अपने देश के आर्थिक ढांचे का। वो ऑयल बेस से एक तो ग्रीन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब जो परिवरण नेचर एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो एक स्ट्रेटजी शिफ्ट कर रहे हैं। दूसरा जो है अपना उनका एक बड़ा चैलेंज है फूड सिक्योरिटी। तो इन दोनों चीजों में उनका इन्वेस्टमेंट है। अब ये उनके लिए एक तरीके से चुनौती है, इसको आगे नहीं धकेल सकते, अब इनको बदलना ही पड़ेगा इनका स्ट्रेटजी। तो इनमें एक इंटरेस्ट है, भारत को एक तरीके से निवेश के लिए रिसोर्स चाहिए और दूसरा है टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हमारा भी इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो भारत सबके स्टेक होल्डर्स जो है, अब यूरोप जो है इकोनॉमिकली भी पिछड़ गया है ये कोविड रूस जंग के बाद, और ये जो रूट जो है ग्रीस से जा रहा है, ग्रीस बहुत बड़ा पोर्ट एरिया है, तो ग्रीस के थ्रू यूरोप में जा रहा है। तो ये जो रूट है, ये सब के जो स्टेक होल्डर है सबका इसमें मतलब एक इंटरेस्ट है कि ये जल्दी ये जो भी नेगोशिएशन है खत्म करें और इसको ऑन ग्राउंड में रोल आउट करें। और मैं आपको एक और आखिरी में बात बताना चाहता हूँ, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके पहले तो 3-4 साल पहले एक फूड कॉरिडोर यूएई और इंडिया के बीच में पहले ही एक इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है, ये फूड सिक्योरिटी चैलेंज को सॉल्व करने। उसके ऊपर आ रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये कोई नया रिश्ता नहीं है, और भारत और ये अरब देश के बीच में ऐतिहासिक रिश्ता है। ये जो अभी काफी चर्चा हो रहा है इसको लेके, वो रोमन टाइम तक का ट्रेड है। तो इन सारी चीजों को देखोगे तो मेरा विश्वास है कि ये इसमें पॉजिटिव आउटकम ही रहेगा। मेरे अंदर एक खबरिया लालच आ गया है, लेकिन वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे पूछूंगा। वो क्योंकि आपने कहा कि आपकी मुलाकात हुई आज सुबह, वो 2 इवेंट है तो आप मिले होंगे, तो मैं उस बारे में एक सवाल आपसे पूछूंगा। लेकिन पहले मैं तनेजा की बात करूँ। तनेजा जी, ये जो अब पूरा जो सिस्टम बन रहा है, एक बड़ी कड़वी सच्चाई देखिए, आप सबको साथ के चल रहे हैं ना, चीन को भी, रूस को भी, अमेरिका को भी, सऊदी अरब, कतर, मतलब आप ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि आप एक
डिफरेंट टाइप के हैं और सब एक साथ चल रहे हैं। इसमें मुझे मेरे मन में कई बार शंका आती है कि सब साधे सब जाए, एक है साधे सब सधे, क्या ये ठीक रहता है क्या? नहीं, अच्छा आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, शिवकांत जी ने एक बात कही कि क्या पश्चिम के देश जो है उन्होंने कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया पीछे से। ठीक है, भारत ऐसा चाहता है, अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो जाए, जैसे भारत नहीं चाहता था कि आप, बहुत चर्चा ये थी कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, मतलब तेल, गैस और कोयला, G20 में उसको टारगेट किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि इसको जो है इसका एक तरीके से इसको थोड़ा सा डाउन करिए आप। अब उसके लिए क्या शब्दावली होगी? भारत चाहता था इसका जिक्र भी ना हो, सऊदी अरब ने तो बिल्कुल कह दिया था इसका जिक्र नहीं होना चाहिए, और पश्चिम के देश तैयार थे कि जिक्र होगा कि दुनिया में तेल का प्रयोग कम करिए, भारत कम करे और देश कम करें वगैरह वगैरह। लेकिन अंत में पश्चिम के देश राजी हो गए और उस पर चर्चा नहीं हुई, सारी चर्चा ग्रीन पे हुई। आप भी जानते हैं, मैं भी चाहते हैं, ग्रीन बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज की जो दुनिया की पूरा जो दुनिया है उसमें अभी जो ग्रीन एनर्जी का जो हिस्सेदारी है, जिसमें हाइड्रो पावर भी शामिल है, न्यूक्लियर भी शामिल है, वो मात्र 20% है और भारत में तो उससे भी कम है। तो इसलिए ये एक पॉलिटिकली करेक्ट होता है आजकल इस तरह की बात करना, और ठीक भी, अच्छी भी बात है, क्लाइमेट का चुनौती हमारे सामने है। लेकिन ये सब देखिए बहुत कुछ हो गया। अभी हमारे सामने 2 चुनौतियां आती हैं जिसका आपने जिक्र किया। एक तो ये कि ये जो सारा हमने अपने लिए छोटा एक अपने लिए स्पेस जो क्रिएट कर लिया है, अब ये स्पेस ग्लोबल पॉलिसी जो एनवायरनमेंट है हमने क्रिएट किया, अब इसको सस्टेन कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि चीन जो है उसको ऐसा लगता है कि जो G20 के अंदर अन्य देशों की ज्यादा चल रही है, उसकी कम चल रही है। चीन ने इसीलिए तय किया कि वो राष्ट्रपति के स्तर पर यहां नहीं आया। और मेरा अपना अंदाजा है, हो सकता है मैं गलत हूं, विवेक जी ज्यादा कह पाएंगे, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि चीन अब दिल्ली सम्मेलन के बाद G20 को कमजोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके वो सारा कुछ G20 वो नहीं कर पाएगा जो वो चाहता है। यूनाइटेड नेशंस की हम इज्जत जरूर करते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन जो है एक बूढ़ा हाथी है जिसके दांत नहीं है, कमजोर हो चुका है। जब तक कि उसको रिकंस्ट्रक्ट ना किया जाए, भारत है, जापान है, इन सबको वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप ही, वीटो पावर ना दी जाए। अब देखिए, फ्रांस भारत से छोटी अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन भारत से छोटी अर्थव्यवस्था, ये सब वीटो लेकर सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं, हम बाहर बैठे हैं, हमको बाहर वरांदे में भी नहीं बैठने दे रहे। तो ये नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ भारत के सामने एक अवसर है, जो दिल्ली में हुआ हमने देखा, भारत के सामने अवसर है कि अपनी दम पे, अपने विजन के साथ, अपना ग्लोबल एजेंडा लेकर के, अपना एक जगह बनाते हुए हम खुद जो है पोल बने। अभी क्या है, अमेरिका बहुत बड़ा पोल है और दूसरी तरफ जो है चीन एक पोल बनने का प्रयास कर रहा है और दुनिया उसके आसपास लगता है जैसे घूमना शुरू हो जाएगी। हमारे लिए मौका है कि हम जब ये दोनों ये करें, हम कैसे आने वाले 20 साल के अंदर अपने को एक महाशक्ति बना लें, इतनी बड़ी महाशक्ति कि जो लोग इधर नहीं जाना चाहते, उधर नहीं जाना चाहते, हम बड़ी बुलंदी आवाज रख सके। और उसको भारत के सामने चुनौती है ये। पहले तो ये रोड मैप कैसे बनाए, दूसरी बात कितनी होशियारी से और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हम कैसी उस होशियारी, उस मंजिल को हासिल करें। कोई देश हमको दुश्मन ना कहे। हम, जैसे मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा, मैं हमेशा कहता हूं, हमारी चीन से हमसे परेशानी है, चीन को हमसे परेशानी है, लेकिन हम चीन से हमारी जो भी परेशानी हम खुद डील करेंगे। हम चीन से दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। रूस के हमने दिखाया कि रूस से हमारे अच्छे संबंध है, पश्चिम ने कहीं ना कहीं इसको स्वीकार किया, लेकिन ये सब अभी तक हमने बहुत अच्छा किया है। लेकिन इस सबको सस्टेन करना और इस सबको किलर इंस्टेंट के साथ उस पर डिलीवर करना, ये कम से कम 20 से 30 साल की यात्रा है। इसके लिए एक नेशनल कंसेंसस, जितने भी राजनीतिक दल है उनके साथ बैठ के बातचीत और कुल मिलाकर के एक नेशनल रोड मैप बनाना पड़ेगा, तब जाके हम कर पाएंगे। अगर हमारी स्थिति ये हो जाती है हमको इस कैंप या उस कैंप में जाना पड़ता है, मुझे नहीं लगता ये भारत के हित में होगा। ये इनको जो करने दो, हमको खुद पोल बनना है, खुद सुपर पावर बनना है और अपनी शर्तों पे अपना विकास करना है और लाइक माइंडेड कंट्रीज को साथ लेके चलना है। ओके, शिवकांत जी, जो भी बात तनेजा जी ने कही ना, इसमें कि बिना झगड़ा के हुए अपने आप को आर्थिक महाशक्ति हम बनाए, तभी आपके सब दावे मजबूत होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये जो चैलेंज है कि अगर यूएस चाहता है कि हम उसके हिसाब से काम करें, उसकी हालांकि मजबूरी उसी की है। हमारी अपनी मजबूरी है कि हमको 140 करोड़ लोगों के साथ लेके चलना है और उनकी भरण पोषण भी करना है। तो भारत अपने आप को कितना मैन्यूवर कर पा रहा है इसमें, या फिर वो एक ना कि सर्व समावेशी समाज वाली पॉलिटिक्स जो होती है, अपने हम सबको साथ लेके चलेंगे। मुझे ये समझाइए जरा, आप कैसे इसको मैनेज करेंगे?
देखिए, एक तो जैसे तनेजा जी ने बात कही, असली बात ये है कि आप तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं या पांचवी सबसे बड़ी बन जाएं या पहली सबसे बड़ी बन जाएं, जब तक आपकी औसत आय 2 लाख से 20 लाख कम से कम नहीं होती, होनी तो चाहिए 40 लाख आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए। लेकिन चलिए, आपकी जो है रुपए की जो बाइंग पावर है वो ज्यादा है, तो 2 लाख से 20 लाख आप औसत आय करें, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि आप जाकर के चीन पे चढ़ जाएं, चीन से लड़ पड़े, क्योंकि अमेरिका को भी ये मालूम है, और इसी डॉक्यूमेंट में आप 2 जगह देखेंगे ये लिखा हुआ है कि 4000 ट्रिलियन जो है वो चाहिए हर साल, अगर आपको जो आपके ग्रीन लक्ष्य हैं अर्थव्यवस्था को ग्रीन बनाने के, उन पर 2030 तक और 2040 तक आपको कामयाब होना है। इसी तरह से अगर आपको सतत विकास के लक्ष्यों पर कामयाब होना है, तब आपको 4,000 बिलियन, सॉरी ट्रिलियन कह गया मैं, 4 ट्रिलियन जो है डॉलर आपको चाहिए हर साल। अब इतना बड़ा पैसा अगर आप अमेरिका की माली हालत देखें और यूरोप की माली हालत देखें, हर देश में कर्ज जो है उसका बोझ इतना बढ़ा हुआ है कि अगर वो चाहें, पहली बात तो इच्छा शक्ति नहीं है, अगर इच्छा शक्ति हो तब भी इतना पैसा वो निकाल के नहीं दे सकते, क्योंकि पब्लिक उनको नहीं देने देगी। तो इस पैसे के आने का एक ही तरीका है कि बाकी सारे देशों में, जैसे भारत है, ब्राजील है, जो G20 के, जो G7 से अलग देश हैं, और जो आपने अफ्रीका संघ को सदस्य बनाया है, यानी दक्षिणी दुनिया के जो देश हैं उनमें बड़ी तेज आर्थिक प्रगति हो। तेज आर्थिक प्रगति होगी, आपके संसाधन पैदा होंगे, संसाधन पैदा होंगे तो आप उनको सही जगह पर लगा पाएंगे। तो न अमेरिका चाहता है न यूरोप चाहता है कि झगड़ा हो। और देखिए, झगड़ा होगा क्यों? जापान का चीन के साथ झगड़ा है, टेरिटोरियल झगड़ा भी है, लेकिन चीन जो है वो जापान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। और तो और वियतनाम का झगड़ा है, और वियतनाम का सबसे बड़ा साझेदार जो है वो चीन है, और वियतनाम साफ साफ कहता है कि हम अपना स्वार्थ देकर के आगे बढ़ेंगे, हम किसी खेमे में शामिल होने वाले नहीं हैं। तो भारत भी यही नीति अपना सकता है और बड़ी कामयाबी के साथ अपना सकता है। और भारत के पास अब इतना हेफ्ट हो गया है, भारत का कद अब इतना बढ़ गया है कि भारत को कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे खेमे में नहीं आओगे तो मैं ये कर दूंगा, और मेरे खेमे में नहीं आओगे तो मैं वो कर दूंगा। तो ये अब चुनौती और रास्ते सारे भारत के सामने खुले हुए हैं। देखना ये है कि भारत अपने घर का जो बंदोबस्त है, अपने घर का जो प्रबंध है, वो कितनी कुशलता से करता है और कितनी आसानी और अच्छी तरह से समावेशी विकास अपने यहाँ कर पाता है। और अगर ये होगा तो अपने आप आदि जो मुश्किलें हैं वो सुलझती जाएंगी और रास्ते खुलते जाएंगे। भारत ने तो अपने यहाँ काफ़ी सब्सिडी कम कर दी है फॉसिल फ्यूल पे। तनेजा जी को तो पता ही होगा, पेट्रोल पे, डीजल पे, LPG पे, केरोसिन पे 94% तक कम कर दी। हमने अपना धर्म निभा दिया है। बहुत थोड़ी सी बची है, 700-800 करोड़ की सब्सिडी है केवल LPG पे। बाकी सब हम 2013-12 में 2.25 लाख करोड़ की होती थी, जो घट के 850-900 करोड़ बची है, सिर्फ खत्म हो गई सब। तो खैर ये तो खैर एक इशू है जिस पे करना चाहिए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से लौट के आके मैं थोड़ा सा घरेलू पॉलिटिक्स भी देखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इसको यहाँ रिसीव किया जा रहा है, उस पर भी आप लोगों ने बहुत लिखा पढ़ा होगा, तो उस पर भी एक सवाल पूछेंगे आपसे। छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आज हम लोग चर्चा करें G20 के संदर्भ में कि किस तरीके से फैसले हुए, क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी और आगे क्या हुआ, इस पर काफ़ी चर्चा हुई। अब थोड़ा समझते हैं कि जो देश में इसका रिसेप्शन हुआ, छोटे छोटे जवाब लेंगे। अनिल जी आपसे लेते पहले, ये जो घरेलू मसलों पे बड़ी, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत पैसे खर्च कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्या है? मतलब इतना बड़ा इवेंट जहाँ भारत अपनी प्रतिष्ठा सम्मान के लिए काम कर रहा है या अपने डिप्लोमेसी के लिए कर रहा है, आपके घर में कोई मेहमान आता तो आप सबसे बेस्ट चीज़ें उसके सामने रखते हैं ना, उस पर भी मीन मेख निकाल रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है? नीरज जी, विपक्ष की समस्या बड़ी अजीब है। वो
वो एक मुद्दा ढूंढ नहीं पा रहे, तो जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरीके से बीजेपी ने किया था 2013-14 के चुनावी अभियान में। लेकिन मैं एक बात आपसे आपका ध्यान, सबका ध्यान जोड़ना चाहता हूँ। जो हमने जो पूछा कि ये क्यों किया, ये भारत ने अचीव कैसे किया, एक फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया नेगोशिएशन में। विवेक जी इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि पहले जो होता था, भारत एक गिव एंड टेक नहीं कर पाता था, टेक ही होता था। कि आप देखिए WTO में, किसी भी ग्लोबल फोरम में, क्लाइमेट चेंज के फोरम पे, तो वहां से वॉकआउट होते थे, हेडलाइन इंडिया वॉक्स आउट। आज जो है इतना बदलाव जो है गिव एंड टेक के तौर पे आया है। तो यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जो G20 में जो एक तरीके से कंसेंसस हो पाया, क्योंकि उसके पहले बायलैटरली भारत ने काफी जगह गिव एंड टेक किया है, अमेरिका के साथ किया है, यूरोप के साथ किया है। आप FTA डील, जो ट्रेड डील्स है, इन सबको देखिए। भारत एक स्थिति पे आया नहीं कि सारे ऐसे FTA डील कर पाए, लेकिन कर रहा है अपना आर्थिक रिस्क लेते हुए। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और जो ये शर्मा जी ने भी समझाया, अभी एक हेफ्ट एक्वायर किया है भारत ने, तो ये जो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी एक तरीके से सरकार ने रियलाइन किया है। पहले होता था कि वॉकआउट होगा, एक मॉरल इंडिग्नेशन होता था कि हम नहीं मानेंगे, ये बुली हैं, ये इन्होंने हमें ये किया, हम हट गए। अब वो नहीं है डायलॉग। अब एक तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ग्लोबल गुड में भारत का भी गुड है, तो अगर दुनिया का फायदा होगा तो भारत का भी होगा। तो ये बड़ा पिवट हुआ है। अब विपक्ष इस पिवट को मेरे ख्याल से समझ नहीं पाया है, और नहीं समझना नहीं चाहता है, वो मुझे नहीं मालूम, पर जो भी उनकी जो एक्सप्रेशन है ये उसी का नतीजा है। ये वाली बात मुझे लगती है, समझ नहीं पा रहा, समझना नहीं चाहता तो समझ लेता। तनेजा जी, ये लोग कह रहे हैं कि जितने पैसे इसमें खर्च किए गए, इसमें तो गरीबी खत्म हो जाती है देश में एकदम, आपने इसमें उड़ा दिए सब G20 में। नहीं, देखिए, अगर आप इसको देखें तो समिट तो दिल्ली में हुआ, लेकिन समिट से पहले आपने ये देखा कि पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर जो है ट्रैक्स हुए, अलग अलग विषयों पे ट्रैक्स हुए, पर्यावरण पे हुए, हेल्थ पे हुए, इस पे हुए, और जाहिर है जब वहां हुए तो वहां की अर्थव्यवस्था को उसका लाभ मिला है। इसके अलावा 25,000 कुल मिलाकर के लोग जो है G20 के सिलसिले में इन तमाम देशों से भारत में आए हैं, ऑफिशियल हुए हैं, कुछ जो यूनिवर्सिटीज ने इनिशिएटिव लिए हैं, कुछ और लोगों ने 25,000 लोग। तो आप अंदाज लगाए कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी अच्छी बात है। ये वो लोग आए हैं जो कुल मिलाकर के अपने अपने देशों में कुछ हैसियत रखते हैं और यहाँ से अच्छा अनुभव लेकर के तो वहां गए हैं। लेकिन अब प्रश्न ये होता है, जैसे मैंने कांग्रेस के देखे, कांग्रेस के वक्तव्य मैंने कुछ नेताओं के देखे, बड़ा दुख होता है नीरज जी, क्योंकि जो कांग्रेस में इन चीजों को समझते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो पहले विदेश मंत्री रहे हैं या विदेशी मामलों को समझते हैं, मनीष तिवारी जी जैसे लोग हैं, आनंद शर्मा जी जैसे लोग हैं, ये चुप रहे हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन वो लोग बोले हैं जिनको ना तो कूटनीति की समझ है, ना विदेशी मामलों की समझ है। खुद राहुल जी ने भी जाकर के यूरोप में बैठे और वहां जाके ब्रसेल्स में वगैरह। मुझे लगता है कि ऐसे मौकों पर जो देश का मिशन है, जो देश का एक तरीके से, उस पर साथ होना चाहिए, एक भाषा बोलनी चाहिए। और दूसरी बात, आपने देखा स्टालिन जी आए, उन्होंने डिनर अटेंड किया, कलकत्ता से भी आई ममता जी, उन्होंने करा। मुझे लगता है सबको आना चाहिए था, क्योंकि ये तो एक मतलब एक राष्ट्रीय अभियान होता है और ऐसी चीज जिससे इसका कोई बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। ये भारत, जो भारत गणतंत्र है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने किया था ये। तो इसलिए मुझे लगता है इस पे छोटी मोटी, अगर कोई छोटी रीजनल पार्टी का व्यक्ति कुछ बोल देता है, जो एक साहब ने बोला, ओवैसी साहब ने बोला, ओवैसी साहब ने कहा इससे तो हम 4,000 करोड़ में ये कर लेते, वो कर लेते। ओवैसी साहब, जो भारत ने किया है ना 2 दिन के अंदर 4,000, तो आप उससे भारत को इतना फायदा होगा, ओवैसी साहब आप गिन नहीं पाएंगे, आपकी गिनती फेल हो जाएगी। इतना बड़ा भारत को आर्थिक फायदा होगा, तो ये समझना पड़ेगा हमको। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, लेकिन जब आलोचना ये होती है, वहाँ पानी भर गया था गेट मीडिया सेंटर के आसपास, इस तरह की आलोचना, नहीं, सुनिए ना एक मिनट, जब इस तरह के कमेंट नेशनल फोरम पे किए जाते हैं तो मुझे समझ पे शक होता है कि आप ग्लोबल इवेंट की आलोचना इस आधार पर कर रहे हैं कि वहाँ एक गेट के सामने थोड़ा पानी भर गया था। तो इसलिए मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि उनको समझ में भी आता होगा, क्योंकि इस तरह की आलोचना है इस कॉन्टेक्स्ट में, ये 4,000 करोड़ रुपए में भारत की गरीबी खत्म हो जाएगी, अगर ये है
तो मुझे लगता है कि तो पब्लिक क्राउड फंडिंग कर ली जाए तो इससे 3 गुना पैसा आएगा, भारतीय गरीबी खत्म कर दी जानी चाहिए अगर इस तरह के लॉजिक दिया जा रहा है। लेकिन शिवकांत जी, समय एकदम कम है, आपको एक ऐसा एडिट लिखना जिसमें हमारे तीनों गेस्ट सहमत हों, जैसे G20 में हुआ था, वैसे लिखिए ना सर एक। वो पहले जो बात चल रही थी कर दीजिए। 100 करोड़ की योजना पर 400 करोड़ विज्ञापन पर खर्च करने वाले लोग इस शिखर सम्मेलन के 4000 करोड़ पर सवाल उठा रहे हैं, ये अपने आप में हास्यास्पद। लेकिन कुल मिलाकर के इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय, भारत का कद बढ़ा है, भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिली है और भारत की साख बढ़ी है। और साख की कीमत किसी भी कीमत को तय करने वाले पैमाने पर नापी नहीं जा सकती। साख जो है वो दुनिया में कारोबार में, सौदे में सबसे बड़ी चीज होती है और वो भारत ने कमाई है। और मुझे लगता है अगर इसी तरह भारत साख कमाता रहा तो वो दिन दूर नहीं। मानचित्र पर एक रेखा है चीन, उसको अगर छोटा करना है तो उसे काटने की जरूरत नहीं है, उससे बड़ी बन जाइए, तो उससे बड़ी रेखा आपको बनना है। ओके, क्विकली विवेक सर, बहुत छोटा सा कमेंट, सहमत है आप इस जो एक कंसेंसस वाला बनाया है? देखिए, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। पहली चीज, साख हमारी बढ़ी है, इसमें 2 राय नहीं हो सकती। लेकिन अगर हमें दुनिया में अपनी साख कायम रखनी तो हमें एक ऑथेंटिक साइंस और टेक्नोलॉजिकल पावर बननी। अनिल जी ने बात करी थी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। अनिल जी मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं इन मामलों में। मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। एप्लीकेशंस, डिजिटल एप्लीकेशंस में हम माहिर हैं, हमसे शायद ज्यादा अच्छा देश कम ही होगा, लेकिन ओरिजिनल रिसर्च साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी हम कर रहे हैं, कितना रुपया उसमें डाल रहे हैं, और हमारी तुलना में चीन कहाँ? इंडिया के चीन एक्सपर्ट्स हैं, मेरे कुछ साथी, वो कहते हैं कि चीन इज नाउ बिकम एन ऑथेंटिक साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल पावर। और मैंने जो इंजीनियर्स हैं और जो लोग हैं उनसे मैं अगर पूछता हूं तो वो कहते हैं ओरिजिनल साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा और पश्चिम के देशों का गैप बढ़ रहा है, जिससे मुझे बहुत घबराहट होती। अगर मैं गलत हूं, अनिल जी मुझसे कहते हैं तुम आप गलत हैं, मैं बहुत खुश हूंगा, क्योंकि अगर साख मेंटेन करनी है तो उसका एक ही जरिया है। विवेक सर, समय की थोड़ा पाबंदी है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। मुझे लगता है कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि टेक्नोलॉजी और मनी पावर के बिना आप महाशक्ति बन नहीं सकते हैं, और बहुत सारे देश इसमें काम अलग अलग कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट उन्होंने हुआवेई में वो चिप बना ली है जो एप्पल में यूज़ होती थी, इसलिए उन्होंने एप्पल बैन भी कर दिया है। तो खैर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और भारत इस दिशा में कोशिश भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सारे लोगों का जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहे हम सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।